नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दिन के 12 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन भाजपा का मेगा नॉमिनेशन, पर्चा भरने में जुटे 26 प्रत्याशी। वहीं कांग्रेस ने 5वीं सूची की जारी। उधर जेजेपी एएसपी गठबंधन उम्मीदवारों की भी छठी लिस्ट जारी। जम्मू कश्मीर में भी तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम जारी। 40 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को होगा मतदान। प्रधानमंत्री आज नागरिक उड्डयन के दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लेंगे भाग। सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान करेंगे। आरजीकर मेडिकल सेंटर और अस्पताल से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले के सिलसिले में ईडी की 4 जगहों पर छापेमारी। उधर बलात्कार और हत्या मामले पर जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर फिर विरोध प्रदर्शन। लाठीचार्ज के विरोध में व्यापारियों का बाजार बंद। जोधपुर में तरंग शक्ति 24 युद्धाभ्यास जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे रक्षा विमानन प्रदर्शनी आइडेक्स 24 का उद्घाटन। और अंडर 19 महिला T20 एशिया कप की होगी शुरुआत। एशियाई क्रिकेट परिषद ने अपनी कार्यकारी बोर्ड की बैठक में लिया अहम फैसला। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक विमानन के बारे में आयोजित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान करेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी रोडमैप है। नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। राममोहन नायडू को एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने साल 2035 तक सालाना 3.5 अरब यात्रियों को समायोजित करने के लिए एशिया प्रशांत विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश का आह्वान किया है। नागरिक विमानन मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक विमानन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को 25% तक ले जाना है। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हंगामा लगातार जारी है। संजौली में हिंदूवादी संगठनों पर बुधवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज बाजारों को बंद रखा गया है। शिमला व्यापार मंडल ने बाजार बंद का आह्वान किया है। लाठीचार्ज में भाजपा नेता संजय सूद भी घायल हुए थे। शिमला व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि संजय सूद समेत अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज करना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो किया है वो निंदनीय है। इससे पहले बुधवार को संजौली में लाठीचार्ज के विरोध में मॉल रोड पर दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी थी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अवैध मस्जिद को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। कल हिंदू संगठनों ने एक कॉल दिया था संजौली में, वहाँ पे एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना था जो अवैध मस्जिद बनी है उसके अगेंस्ट। लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर के अत्याधिक बल का उपयोग किया और उन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया और उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज किया हिंदू संगठनों पे, हिंदू लोगों पे। तो ये बर्बरतापूर्वक कल लाठीचार्ज हुआ है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। सरकार अपना ये ढिलमुल रवैया जो अपनाया हुआ है, इसने अख्तियार किया हुआ है कि हमने इसको शेल्टर दे रहे हैं बेसिकली इन लोगों के लिए ये, तो इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कल का इतिहास में जो कल का दिन है वो काला दिन कहा जाएगा। कल पुलिस ने, शिमला प्रशासन ने बड़ी बर्बरता के साथ न बच्चों को बख्शा है, न महिलाओं को बख्शा है, न 75 साल 80 साल के बुजुर्गों को बख्शा है। सबके सिर फोड़े गए, सबकी टांगें तोड़ी गई, सड़कों को लाल किया गया कल। और इतना बड़ा गुनाह नहीं था। धारा 163 में हिंदू शांति से बैठ करके अपनी बात कहना चाह रहा था, वो इस बात का विरोध कर रहा है कि यहाँ जो अवैध मस्जिदें बनी है उसको गिराया जाए, जो अवैध ढांचे उनको गिराया जाए और इस मस्जिद में हो रही गलत गतिविधियों पर नजर रखते हुए इन लोगों पर कार्रवाई हो। शिमला के
एसपी संजीव कुमार गांधी ने कहा कि हमने लोगों से अपील की गई थी कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें, लेकिन कल सुनियोजित तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया और पत्थरबाजी भी हुई। देखिए, कल और उससे पहले भी हम लोगों ने, पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी से यही अपील की थी कि ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें, और इसी के दृष्टिगत जो है 163 जो BNSS जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंतर्गत भी प्रोविजंस को इन्वोक किया था। लेकिन जिस प्रकार से कल पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और बैरिकेड्स को तोड़ा, और उसके बाद जो सभी लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की गई, पुलिस के जवानों को उसमें चोटें आई हैं, तो ये सारा के सारा जितना भी जो घटनाक्रम हुआ है वो एक अपने आप में जो है वो व्याख्या करता है सभी चीज़ों की। पुलिस ने जो भी प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत हमने काम किया। खबर कोलकाता से आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरजीकर मेडिकल सेंटर और अस्पताल से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले के सिलसिले में कोलकाता में 4 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। इसमें से 2 ठिकाने संदीप घोष केस से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, वहीं 2 ठिकाने संदीप घोष के सहयोगी से जुड़े हुए हैं। ईडी जिन जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है उसमें डॉक्टर संदीप घोष के पिता सत्यप्रकाश घोष का आवास भी शामिल है। ईडी द्वारा छापे जा रहे अन्य 2 स्थान शहर के लेक टाउन और ताला इलाकों में हैं, जहां एक मेडिकल सप्लायर का कार्यालय और एक मेडिकल आपूर्ति विक्रेता का आवास स्थित है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी और सीबीआई कोलकाता रेप मर्डर कांड और संदीप घोष के भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर रही है। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या मामले पर जूनियर डॉक्टरों का स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। जूनियर डॉक्टरों द्वारा आरोपी को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा था। इससे पहले सीजीआई ने कहा था कि अगर डॉक्टर जल्दी ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। गवर्नमेंट जो बोल रहा है और उसका लॉयर मिस्टर कपिल सिब्बल वो जो बता रहा है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पास ओपीडी नंबर्स है। 5 दिन के अंदर 1 लाख पेशेंट्स को ओपीडी का रजिस्ट्रेशन मिला है, तो वो नंबर्स गवर्नमेंट नंबर्स है। और गवर्नमेंट के लॉयर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा इंफॉर्मेशन कोट कर रहा है कि डेथ्स हुए हैं, पेशेंट्स को नेग्लेक्ट कर रहा है। वेयर इन रियलिटी, इन द ग्राउंड रियलिटी, आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर कपिल सिब्बल टू कम to the grounds, to come to every government hospital and check out. हमारे ये आंदोलन जारी रहेंगे और तब तक जारी रहेंगे जब तक सीएम हमारे ये डिमांड्स नहीं फुलफिल कर रहे। और अब खबरें आगामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 16 सितंबर तक उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लिए जा सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि हरियाणा में नामांकन भरने के अंतिम दिन भाजपा के 26 प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी अलग अलग विधानसभाओं में नामांकन भर रहे हैं। नामांकन के अवसर पर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव प्रत्याशियों का नामांकन कराएंगे और नामांकन सभाओं को भी संबोधित करेंगे। कैथल विधानसभा से लीलाराम अपना नामांकन भरेंगे। इसी तरह नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीर पंथी, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, समालेखा से मनमोहन भड़ाना,
गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा, जींद से डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, तोशाम से श्रुति चौधरी, महम से दीपक हुड्डा, कोसली से अनिल डहीना, नारायणगढ़ से पवन सैनी, पेहवा से जय भगवान शर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं हॉट सीट माने जाने वाली गढ़ी सापला के लोई से मंजू हुड्डा नामांकन दाखिल करेंगे। इसी सीट से कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आप की तरफ से प्रवीण घुसकानी चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 7वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में आप ने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। आपने जगाधरी से आदर्शपाल गुर्जर, नारनौंद से रणबीर सिंह लोहान, नूह से राबिया किदवई को उम्मीदवार बनाया है। आपने हरियाणा की सभी 90 सीटों से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं बात अगर कांग्रेस की सूची की करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इसमें 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। 5वीं सूची के बाद कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों की संख्या 88 हो गई है। अब सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी रह गया है। कांग्रेस ने उकलाना से नरेश सेलवाल और नारनौंद से जसबीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने पहली, दूसरी और तीसरी सूची और चौथी सूची में कुल 86 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। हरियाणा में नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। हरियाणा में जेजेपी एएसपी गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों के नामांकन के आखिरी दिन ये लिस्ट जारी कर दी गई है। 6ठी सूची में 13 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इस सूची में जेजेपी के 9 और एएसपी के 4 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जेजेपी ने करनाल से जितेंद्र रॉयल, पानीपत शहर से रविंद्र मिन्ना और खरखौदा से रमेश खट्टर को टिकट दिया है। पार्टी ने नरवाना से संतोष दनौदा, उकलाना से रोहताश कांदुल, नारनौंद से योगेश गौतम, लोहारू से अलका आर्या, नांगल चौधरी से इंजीनियर ओम प्रकाश और बड़खल से परविंदर सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं एएसपी ने भिवानी से जुगनू मेहरा, बहादुरगढ़ से बलवान सिंह, महेंद्रगढ़ से शशि कुमार और बादशाहपुर से सुरेंद्र यादव को टिकट दिया है। हरियाणा के बाद अब बात कर लेते हैं आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, जहां तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल ही की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को, वहीं दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोट डाले जाने हैं। वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिला चुनाव विंग ने स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्रों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने का काम किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम यानी कि SVEP के तहत मतदाताओं को जागरूक करने से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में पुंछ में छात्रों ने रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया। आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं जो कि 25 सितंबर को होने वाले हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनके बारे में नॉलेज इम्पार्ट की है कि हमें किस तरीके से वोट करना है। EVM के बारे में हमें बताया। हमारे स्कूल में भी आज वही प्रोग्राम किया गया जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए। हमारे यहाँ के 11th और 12th क्लास के बच्चों को उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि हमें कैसे वोट कास्ट करना है और कैसे आगे इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। हमें बताया गया कि हमारे कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वोट देना बहुत ज़रूरी है and we should take part in the elections also if we are of that age. वोटर अवेयरनेस के तहत यहाँ क्राइस्ट स्कूल पुंछ के अंदर ELC एक्टिवेशन का एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें हमने बच्चों को EVM की डेमो भी दी कि जो है CU, BU और VVPAT कैसे काम करेगा। कैटेगरी के वोटर्स जो आते हैं जैसे कि ओल्ड एज वोटर का प्रोविज़न क्या है, PWD वोटर का प्रोविज़न क्या है, इन बच्चों के थ्रू हम सोसाइटी के अंदर ये मैसेज भेज रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं सोसाइटी के अंदर ये मैसेज लेके जाएं कि अगर ये प्रोविज़न दिए गए हैं तो अगर कोई भी वोटर इस कैटेगरी में आ रहा है तो उसको ये इसका फ़ायदा उठाना चाहिए।
नई दिल्ली के एम्स में भर्ती माकपा महासचिव सीताराम येचुरी की हालत फिर गंभीर हो गई है। उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। पार्टी के केंद्रीय समिति कार्यालय से मुरलीधरन की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि उन्हें फेफड़ों में संक्रमण के चलते सांस लेने में परेशानी हो रही है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। डॉक्टरों का कहना है कि निमोनिया के चलते ज्यादा संक्रमण बढ़ने से उनकी हालत गंभीर हो गई है। 19 अगस्त को निमोनिया के कारण तबीयत बिगड़ने पर येचुरी को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग के रेड जोन में भर्ती कराया गया था। फिर तबीयत में सुधार न होने पर उनको अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। तभी से उनका इलाज लगातार दिल्ली एम्स में चल रहा है। भारतीय वायुसेना जोधपुर में कई देशों के अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास में से एक तरंग शक्ति 2024 आयोजित कर रही है। इसके साथ ही वायुसेना रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 24 भी लगा रही है, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उद्घाटन किया। 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के साथ रक्षा उद्योग की भागीदारी रहेगी। इसमें मित्र देशों और भारतीय दर्शकों को सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, विभिन्न श्रेणी के निजी उद्योगों और नवीन उद्यम सहित भारतीय विमानन उद्योग से संबंधित प्रतिभागियों से मिलने और वार्तालाप करने का अवसर मिलेगा। आईडेक्स का लक्ष्य तरंग शक्ति 2024 में भारतीय विमानन उद्योग के स्वदेशी कौशल को प्रदर्शित करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में आज कहा कि हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक मानी जाती है। राजनाथ सिंह ने साथ कहा कि हम तेजी से आत्मनिर्भर के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैबिनेट के अहम फैसले। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। केंद्रीय कैबिनेट ने देश के हर 70 वर्ष या इसके ऊपर के नागरिक को वार्षिक 5 लाख के मुफ्त इलाज की सौगात दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले का रायबरेली के लोगों ने स्वागत किया। लोगों का कहना है कि सरकार की यह योजना उन सीनियर सिटीजन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो परिवार के द्वारा अपेक्षित कर दिए जाते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां वृद्धावस्था में मेडिकल पॉलिसी तक नहीं करती हैं, ऐसे में सरकार वृद्धजनों के लिए बिना किसी शर्त के स्वास्थ्य सुरक्षा दे रही है। यह मोदी सरकार की सकारात्मक सोच की वजह से ही हो पाया है। इसके लिए सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। केंद्र सरकार जी का बहुत, जो सरकार ने जो नीतियां अपनी, जो नई नई नीतियां लेके आए हैं, वो पुरानी सरकारों में नीतियां नहीं थी। जो 70 साल में जो लोगों को अब लोगों की जो बीमारियां पड़ जाती थी, बेचारे असहाय हो जाते थे, जिनको खाने के लिए नहीं रहता था, वो अपना इलाज क्या करवाएंगे। तो आज जो है सरकार के कारण जो लोगों का इलाज फ्री मिलेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को
आज हमने देखा टीवी पे तो हमको बड़ी खुशी हुई कि कम से कम जो असहाय व्यक्ति हैं, जो ऐसे जो अपना इलाज नहीं करा सकते, जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो आज ये सरकार के इस फैसले से कम वो अस्पताल में जा करके अपना जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनका इलाज भी करा सकेंगे। मुझे बहुत हार्दिक खुशी हुई। केंद्र सरकार द्वारा नई योजना बनाई गई है जिसमें से 70 साल के ऊपर वाले जो 70 साल के वृद्ध लोग हैं उन्हें 5 लाख का एक मेडिकल आय दी जा रही है, जो 5 लाख रुपए अपनी स्वास्थ्य में खर्चा कर सकते हैं। बढ़ती आयु के साथ लोग आज बुजुर्ग हो चुके हैं जिनका आगे पीछे कोई ना होने की वजह से और उनको किसी चीज़ का अवगत ना होने की वजह से सरकार ने इस योजना निकाली है कि 5 लाख की आप धनराशि की आप अपनी स्वास्थ्य में मदद कर सकते हैं। इस फैसले से हमें ये चीज़ें देखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए गरीब परिवार जो होता है, अगर वो 70 साल का हो जाता है तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और 70 साल के व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ बीमा सरकार का ये कदम उस व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी है। अभी केंद्रीय कमेटी का जो फैसला आया है उसमें 70 वर्ष से अधिक के जो आयु के लोग हैं उनमें से जो आयुष्मान कार्ड का लाभ में जो आय का जो क्राइटेरिया था वो समाप्त कर दिया है और उनको 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड का जो लाभ है वो सीधे दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने के फैसले का गुजरात के बुजुर्गों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला बेहतरीन है और इससे बुजुर्गों को काफी लाभ मिलेगा। हमारी भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी साहब के वडपन में जो एक नई स्कीम बनाई है आयुष्मान भारत, जो हमारे देश के बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोगों की आय कम है और उनको पैसे की तकलीफ है, वो लोग सरकारी या तो प्राइवेट अस्पताल में जाके ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं। और ये स्कीम चालू कराने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी साहब वड़ा प्रधान और भाजपा सरकार के लिए सरकार को मैं धन्यवाद अदा करता हूं और उनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना, आरोग्य जन योजना सरकार ने जो घोषित की है वो 70 साल से ऊपर वाले के लोगों को ज़्यादा फायदा होगा और इसलिए हम प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे हमें बिना पैसे सारवार मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना PMJY योजना जो लॉन्च की है, 70 साल के ऊपर के लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो लोग गरीब है वो अपने कम आय के हिसाब से जो अपने सारवार नहीं करा सकते, वो लोग आराम से अपने सारवार करा के अपने बुढ़ापे में उसका लाभ ले सकेगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। इससे निपटने और जरूरी इंतजामों की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी संभागीय आयुक्त, IG, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में भारी बारिश से पैदा हुई स्थिति से बचाव के लिए किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा हुई। तो इस सीजन में जितनी बारिश होना चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है और ख़ास करके सितंबर माह में ये जो एक तरह से मौसम का वर्षा का पूरा चक्र बिगड़ गया ऐसा लग रहा है। इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर SP के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान में कोई घटना न घटे, इसकी पूरी सावधानी रखें। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के नदी नाले उफान पर है। कई गांव का जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है। आज राज्य के 6 जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
राज्य के कई जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, सागर, मंडला, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर आदि जिलों में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। छतरपुर जिले के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम सलैया में धसान नदी में फंसे 5 लोगों को बचा लिया गया, जिसमें एक 7 साल के बच्चे सहित 4 युवक शामिल हैं। ये रेस्क्यू प्रशासन की टीम और ग्रामीणों की मदद से किया गया। जिले के बक्सवाहा में एक गांव चारों तरफ से पानी में डूब गया, जिसमें फंसे 40 लोगों को बचाया गया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। साथ ही उनके खाने और दवाइयों की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बक्सवाहा में खासतौर पे एक खिरिया ग्राम है जहाँ पे एसडीआरएफ की टीम की मदद से 40 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया और उन सभी लोगों को अब सकुशल नाले से पार करा के सुरक्षित स्थान पे इकट्ठा कर लिया गया है। उनके राशन और अन्य चिकित्सा व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। सिवनी जिले में निचली बस्तियों में लोगों के घरों में पानी घुस जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिवनी जिले के बेन गंगा नदी पर बने संजय सरोवर डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। दमोह जिले के हटा इलाके के आधा दर्जन वार्ड बाढ़ की चपेट में है। यहाँ के खचना नाला और इससे लगे ककराई नवोदय वार्डों में जल भराव की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। हटा के सुरक्षित स्कूल और मानस भवन को खोला गया है ताकि आपातकाल में लोगों को यहाँ आसरा दिया जाए। इसके अलावा दमोह शहर में भी कई वार्डों में जल भराव की स्थिति है। सुभाष कॉलोनी, वैशाली नगर जैसे इलाकों में लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जिले के स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित कर दी है और हालात पर नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। बालाघाट में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम केंद्र भोपाल की मौसम वैज्ञानिक शिल्पा आप्टे ने बताया कि आज भी राज्य के शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन और भिंड जिले में भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक शुक्रवार से बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निगरानी बनाए हुए हैं और सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि निचले इलाकों पर ध्यान दें और कहीं पर भी अगर लोग फंसे हैं तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद ली जाए। इसके साथ ही लोगों के भोजन, दवाइयों के पर्याप्त इंतजाम भी ऐसे इलाकों में लगातार किए जाएं। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।